आज जो स्रोत हमारे हाथ लगा है उसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। इसका जो मूल सवाल है वही इतना असहज करने वाला है। क्या ये दुनिया असल में बुरे लोगों के दम पर चल रही है? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम पूछना नहीं चाहते। बिल्कुल, हम सब सोचना चाहते हैं कि नहीं, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। लेकिन ये विश्लेषण एक बहुत ही अलग, एक कड़वी तस्वीर पेश करता है। तो चलिए इस असहज करने वाले विचार की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक निराशावादी सोच नहीं है, ये एक ढांचे का विश्लेषण है। एक पैटर्न को समझने की कोशिश है कि समाज में सफलता, नैतिकता और पाखंड, ये सब चीजें आखिर काम कैसे करती हैं। ठीक है, हमारा मकसद बस इन विचारों को जस का तस सामने रखना है, बिना किसी लाग लपेट के, ताकि हम समझ सकें कि स्रोत अच्छाई और बुराई के इस जटिल खेल को कैसे देखता है। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करें? स्रोत का जो पहला ही तर्क है वो ही थोड़ा चौंकाने वाला है। कौन सा? वो कहता है कि बुराई करना भी अपने आप में एक स्किल है, एक हुनर है। ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना? हाँ, और ये विचार पहली बार में गले नहीं उतरता कि बुराई भी कोई सीखने वाली चीज है। सही बात है। स्रोत का तर्क है कि अच्छा होना या सीधा साधा होना आसान है, क्योंकि उसमें कोई बनावट नहीं है। लेकिन एक सफल बुरा इंसान बनने के लिए कई कलाएं चाहिए। जैसे कि सोचिए, एक दुकानदार जो कम तौलता है, उसे सिर्फ लालच नहीं चाहिए, उसे चाहिए झूठ बोलने की कला, ग्राहक को बातों में उलझाने का हुनर और पकड़े जाने के डर को दबाने का आत्मविश्वास। और ये सब रोज करने की हिम्मत। बिल्कुल, ये एक तरह की, आप कह सकती हैं, नकारात्मक विशेषज्ञता है। मतलब ये कोई एक्सीडेंटल चीज नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा काम है। बिल्कुल, और इसे साबित करने के लिए स्रोत महाभारत से शकुनी का एक बहुत ही सटीक उदाहरण देता है। शकुनी? हाँ, शकुनी को हम सब एक विलेन के तौर पर जानते हैं, लेकिन अगर आप उसके किरदार को देखें तो वो एक मास्टरमाइंड, रणनीतिकार था। ये बात तो है। उसके पासे सिर्फ धोखे के पासे नहीं थे, वो साइकोलॉजी का खेल था। वो जानता था कि युधिष्ठिर को धर्म के नाम पर कैसे उकसाना है, दुर्योधन के अहंकार को कैसे हवा देनी है। ये एक नकारात्मक कौशल था, पर कौशल तो था। ये बात तो सही है। आज के कॉर्पोरेट जगत में भी तो यही होता है। हाँ, टैक्स बचाने के लिए बनाए गए जटिल कानूनी रास्ते या अपने कॉम्पिटिटर को बाजार से बाहर करने की आक्रामक रणनीतियां, ये सब एक तरह की स्किल ही तो हैं, भले ही उनकी नैतिकता पर एक बड़ा सवालिया निशान हो। और यहीं से ये विश्लेषण और भी गहरा हो जाता है। ये इस स्किल को एक और चीज से जोड़ता है, दोहरे चरित्र से। दोहरा चरित्र? हाँ, इस सोच के मुताबिक लगभग हर इंसान के दो चेहरे होते हैं। एक वो जो हम दुनिया को दिखाते हैं, सभ्य, सामाजिक, नैतिक, और दूसरा वो जो हमारे अंदर छिपा होता है, जहाँ हमारी असली इच्छाएं, स्वार्थ और लालच होते हैं। ये तो वैसा ही है जैसे हम अपने बॉस के सामने यस सर, ऑफ कोर्स सर कहते हैं और फिर कैंटीन में जाकर उसी की बुराई करते हैं। हाँ, बिल्कुल। शायद ये डबल चेहरा हम सब में थोड़ा बहुत है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यहाँ पर स्रोत एक बहुत बड़ा और थोड़ा चौंकाने वाला दावा करता क्या है। वो कहता है कि डार्विन का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत इंसानों पर पूरी तरह लागू नहीं होता। हमारे समाज में ये सर्वाइवल ऑफ द स्मार्टेस्ट प्रिटेंडर बन गया है। सर्वाइवल ऑफ द स्मार्टेस्ट प्रिटेंडर मतलब सबसे फिट या सबसे ताकतवर नहीं, बल्कि सबसे बड़ा बहरूपिया ही यहाँ राज करेगा। हाँ, जो अपने असली इरादों को सबसे अच्छे से छिपा सकता है। ये तो बहुत ही निराशाजनक बात है। ये निराशाजनक है, लेकिन स्रोत के अनुसार यही हमारे समाज की सच्चाई है। जो जितनी सफाई से ढोंग कर सकता है, वो उतना ही सफल होता है। और इसी दोहरे चरित्र और कौशल के आधार पर ये विश्लेषण एक पैटर्न की बात करता है, जो कई सफल और शक्तिशाली लोगों की जीवन यात्रा में साफ साफ दिखता है। अच्छा, तो अगर सबसे स्मार्ट बहरूपिया ही जीतता है, तो इसका कोई फॉर्मूला भी होगा, कोई तय रास्ता? हाँ, एक तरह का 2 चरणों वाला फॉर्मूला है। पहला चरण, किसी भी तरह से अमीर और शक्तिशाली बनो। किसी भी तरह से? किसी भी तरह से, साम, दाम, दंड, भेद, जो भी तरीका अपनाना पड़े अपनाओ। इस चरण में नैतिकता, सिद्धांत, इंसानियत, इन सब चीजों को ताक पर रख दिया जाता है। लक्ष्य सिर्फ एक है, शक्ति और पैसा हासिल करना। और फिर दूसरा चरण? जब पैसा और पावर आ गया, उसके बाद क्या? उसके बाद शुरू होता है छवि बनाने का काम, जिसे हम इमेज लॉन्ड्रिंग भी कह सकते हैं। इमेज लॉन्ड्रिंग सही शब्द है। अब वही व्यक्ति अच्छे काम करना शुरू कर देता है, दान देना, मंदिर बनवाना, स्कूल खोलना, चैरिटी इवेंट्स करना।
स्रोत में एक रियल एस्टेट डेवलपर का जिक्र है जिसकी छवि जमीनें हड़पने और धोखा देने वाली थी। उसने एक मंदिर में 80 करोड़ रुपए दान किए। 80 करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, लेकिन उसकी एक शर्त थी। मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर गर्भगृह तक हर जगह उसके और उसके परिवार के नाम का पत्थर लगना चाहिए। अच्छा। अब सवाल ये उठता है कि ये भक्ति है या अपने अतीत के पापों पर पर्दा डालने की कोशिश? क्या ये समाज में सम्मान खरीदने का एक सौदा नहीं है? और समाज भी अक्सर ये नहीं पूछता कि 80 करोड़ आए कहां से। बिल्कुल। लोगों को एक भव्य मंदिर मिल रहा है, बस यही काफी है। ये एक तरह का मौन समझौता लगता है। बिल्कुल, और इसे साइकोलॉजी की एक दिलचस्प थ्योरी से जोड़ता है जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस? उसका सीधा साधा मतलब ये है कि जब हमारे काम और हमारी सोच में फर्क होता है तो दिमाग में एक टेंशन पैदा हो जाती है। जैसे मैंने गलत तरीकों से पैसा कमाया, ये सच अपराध बोध पैदा करता है। इस टेंशन को कम करने के लिए व्यक्ति एक नया विचार जोड़ता है, लेकिन मैं उस पैसे से अच्छे काम भी तो कर रहा हूँ। इससे उसे मानसिक शांति मिल जाती है कि मैं उतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ। ये खुद को समझाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये बिजनेसमैन वाला पैटर्न तो समझ आता है, पर क्या ये और भी बड़े लेवल पर होता है, जैसे पॉलिटिक्स में? क्योंकि वहाँ तो छवि का ही सारा खेल है। आपने सही नस पकड़ी है। ये पैटर्न राजनीति में और भी ज्यादा साफ और बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। कैसे? स्रोत बताता है कि कैसे कुछ नेता सत्ता पाने के लिए समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटते हैं, नफरत फैलाते हैं, यहाँ तक कि हिंसा भी भड़काते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कुर्सी तक पहुँचना। और एक बार जब वे सत्ता में आ जाते हैं, तब दूसरा चरण शुरू होता है। अब वही नेता विकास, सड़कें, बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय गौरव का एक नैरेटिव बनाना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये तो देखा है। उनके समर्थक भी उनके पिछले विभाजनकारी कामों को ये कहकर सही ठहराने लगते हैं कि देखिए, विकास तो हो रहा है। ये हमें उस सदियों पुराने दार्शनिक सवाल पर वापस ले आता है, क्या अंत साधनों को सही ठहरा सकता है? लेकिन एक मिनट, हम तो कुछ लोगों को इन सब चीजों से ऊपर मानते हैं, जिन्हें हम महान कहते हैं, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला। क्या ये फॉर्मूला उन पर भी लागू होता है? क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है? बिल्कुल, और यहीं पर ये विश्लेषण और भी गहरा और विवादास्पद हो जाता है। अच्छा। स्रोत महानता की इस पूरी अवधारणा पर ही सवाल खड़ा कर देता है। उसका तर्क है कि कोई भी इंसान सच में महान या परफेक्ट हो ही नहीं सकता। कोई भी नहीं, क्योंकि हर इंसान में स्वार्थ, कमजोरियां और विरोधाभास होते हैं। ये सुनना थोड़ा मुश्किल है। मतलब क्या हम ये कह रहे हैं कि मदर टेरेसा या गांधी जी के महान कामों का कोई मूल्य ही नहीं है क्योंकि वे परफेक्ट नहीं थे? ये तो बहुत निराशावादी सोच लगती है। नहीं, स्रोत ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उनके कामों का मूल्य नहीं है। यहाँ मकसद उन महान हस्तियों को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि पूर्ण महानता के मिथक को तोड़ना है। अच्छा। स्रोत बताता है कि इन सभी महान लोगों के जीवन के भी विवादास्पद पहलू थे, जैसे गांधी जी के अपने बेटों के साथ तनावपूर्ण संबंध, या मदर टेरेसा के संस्थानों में मेडिकल केयर की गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल, या नेल्सन मंडेला द्वारा रंग भेद के खिलाफ संघर्ष के शुरुआती दिनों में हिंसक तरीकों का समर्थन। तो इसका मतलब यह है कि हमें उन्हें भगवान की तरह पूजना बंद कर देना चाहिए? शायद हाँ। स्रोत का तर्क है कि जब हम किसी को परफेक्ट मान लेते हैं तो हम उनकी गलतियों से सीखना बंद कर देते हैं। ये एक जरूरी पॉइंट है। मकसद उन्हें भगवान के दर्जे से उतारकर एक इंसान के तौर पर देखना है, जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों थी। हर व्यक्ति एक ग्रे जोन में रहता है। कुछ लोग उस जोन में रोशनी की तरफ ज्यादा झुके होते हैं और कुछ अंधेरे की तरफ। लेकिन कोई भी पूरी तरह से सफेद या काला नहीं होता। एग्जैक्टली। ये बात तो सोचने वाली है। तो अगर ये खेल इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है, नेता और व्यापारी ये पैटर्न अपना रहे हैं, तो हम लोग यानी आम समाज इसे रोकते क्यों नहीं? क्या सारी गलती सिर्फ उन्हीं की है? नहीं, और स्रोत इसका दोष सिर्फ उन पर नहीं डालता, बल्कि समाज पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी डालता है। अच्छा। वो कहता है कि ये व्यवस्था इसलिए चलती है क्योंकि हम सब यानी समाज इसे चलने देते हैं। हमारी कुछ आदतें इस सिस्टम को खाद पानी देती हैं। जैसे हमारा गुस्सा बहुत चुनिंदा होता है। मतलब? अगर हमारा पसंदीदा नेता या अभिनेता कोई गलत काम करता है तो हम 100 बहाने ढूंढते हैं, उसे डिफेंड करते हैं, लेकिन वही काम कोई विरोधी करे तो हम आसमान सर पर उठा लेते हैं। सही है। दूसरी बात,
हमारी याददाश्त बहुत छोटी होती है। हम बड़े बड़े घोटालों को कुछ महीनों या सालों में भूल जाते हैं और फिर से उन्हीं लोगों की भक्ति में लग जाते हैं। हम बदलाव चाहते हैं लेकिन उसकी कीमत चुकाने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है? हम जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी हम मिलकर गलत को रोक क्यों नहीं पाते? इसके लिए स्रोत गेम थ्योरी के एक प्रसिद्ध सिद्धांत प्रिजनर्स डिलेमा यानी कैदी की दुविधा का सहारा लेता है। प्रिजनर्स डिलेमा? हाँ, इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पुलिस ने हम दोनों को एक जुर्म में पकड़ा है और अलग अलग कमरों में रखा है। ठीक है। पुलिस हम दोनों को एक ही डील देती है। अगर तुम चुप रहते हो और मैं भी चुप रहती हूँ, मतलब हम सहयोग करते हैं, तो सबूतों के अभाव में हम दोनों को सिर्फ 1-1 साल की सजा होगी। ठीक है। ये तो बेस्ट केस है। हाँ। लेकिन अगर तुम मुझे धोखा देकर मेरे खिलाफ गवाही दे देते हो और मैं चुप रहती हूँ, तो तुम आजाद हो जाओगे और मुझे 10 साल की सजा होगी। और यही डील मेरे पास भी है। और अगर हम दोनों ने एक दूसरे को धोखा दे दिया, तो दोनों को 5-5 साल की सजा होगी। अब आप सोचिए, आपके लिए सबसे अच्छा क्या है? वैसे तो सबसे अच्छा यही है कि हम दोनों चुप रहें। कुल सजा सिर्फ 2 साल। लेकिन आपको डर है कि कहीं मैंने आपको धोखा दे दिया तो मुझे 10 साल की जेल हो जाएगी। तो इस डर से मैं भी धोखा देना ही चुनूंगा। बिल्कुल, और मैं भी यही सोचूंगी, और हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे देंगे। नतीजा, दोनों को 5-5 साल की सजा होती है, जो कि सहयोग करने से कहीं ज्यादा है। समझ गया। व्यक्तिगत रूप से सबसे सुरक्षित लगने वाला रास्ता सामूहिक रूप से सबसे बुरे नतीजों की ओर ले जाता है। एग्जैक्टली। समाज में भी यही होता है। हम सब जानते हैं कि अगर हम सब मिलकर भ्रष्टाचार का विरोध करें तो सबका भला होगा। लेकिन हर कोई सोचता है, अगर सिर्फ मैं ईमानदार रहा और बाकी सब बेईमान, तो मेरा ही नुकसान होगा। मेरा काम रुक जाएगा। हाँ, मेरा बच्चा स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाएगा। इसलिए व्यक्तिगत लाभ के लिए ज्यादातर लोग सिस्टम के साथ समझौता कर लेते हैं और अंत में पूरे समाज का नुकसान होता है। तो फिर करें क्या? अगर हर तरफ यही खेल चल रहा है तो एक आम इंसान के पास क्या विकल्प है? इस दुनिया में जिया कैसे जाए? स्रोत इस पर भी विचार करता है और 3 रास्ते सुझाता है। 3 रास्ते? हाँ, पहला रास्ता है पूरी तरह ईमानदार और आदर्शवादी होने का। आप किसी भी कीमत पर झूठ नहीं बोलेंगे, रिश्वत नहीं देंगे। इसका फायदा है कि आपकी अंतरात्मा साफ रहेगी, मन शांत रहेगा। लेकिन इसका नुकसान ये है कि आज के जमाने में शायद आप सरवाइव भी ना कर पाएं। आपका हर काम अटकेगा और लोग आपका फायदा उठाएंगे। ये रास्ता सुनने में अच्छा है पर व्यावहारिक नहीं लगता है। सही कहा। फिर आता है दूसरा रास्ता, पूरी तरह बेईमान बन जाने का। सिस्टम जैसा है वैसे ही ढल जाओ। इससे शायद आपको तेजी से सफलता और पैसा मिल जाए। हाँ, मिल जाएगा, लेकिन इसकी भी एक कीमत है। लगातार डर, खोखले रिश्ते और मानसिक शांति का पूरी तरह खत्म हो जाना। आप हमेशा इस डर में जिएंगे कि कब आपका पर्दाफाश हो जाएगा। तो ना तो पूरी तरह संत बन सकते हैं, नहीं पूरी तरह शैतान। तो फिर तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा रास्ता है एक संतुलित ग्रे जोन का। ये बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग जैसा है। मध्यम मार्ग? इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेईमान बन जाएं, बल्कि ये है कि आप दुनिया की हकीकत को समझें। आप भोले नहीं हैं, आप अपनी सुरक्षा के लिए स्मार्ट बनते हैं, लेकिन अपनी मूल नैतिकता और सिद्धांतों को नहीं छोड़ते। आप अपनी लड़ाइयाँ समझदारी से चुनते हैं। आप हर छोटी मोटी चीज पर नहीं लड़ते, लेकिन जहाँ आपके मूल सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा हो, वहाँ आप एक लकीर खींच देते हैं। मतलब प्रैक्टिकल बनो पर अपनी आत्मा मत बेचो। बिल्कुल। स्रोत यहाँ स्टोइक दर्शन की एक प्रसिद्ध प्रार्थना का भी हवाला देता है। ईश्वर, मुझे उन चीजों को स्वीकार करने की शांति दो जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, उन चीजों को बदलने का साहस दो जिन्हें मैं बदल सकता हूँ, और इन दोनों के बीच का अंतर जानने की बुद्धि दो। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश में पागल होने के बजाय अपने कर्मों को नियंत्रित करो और अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता दो। तो इन सभी तर्कों और विश्लेषण के बाद हम वापस उसी शुरुआती सवाल पर आते हैं, क्या ये दुनिया सच में बुरे लोगों की वजह से चलती है? स्रोत का निष्कर्ष क्या है? स्रोत का निष्कर्ष बहुत दिलचस्प है। वो कहता है हाँ और नहीं। हाँ और नहीं? हाँ, इस मायने में कि बुरे लोग ज्यादा सक्रिय होते हैं, वो सिस्टम को अपने फायदे के लिए चलाते हैं और अक्सर सत्ता और शक्ति के पदों पर काबिज होते हैं। वे एजेंडा सेट करते हैं। और नहीं क्यों? और नहीं क्योंकि दुनिया में असंख्य अच्छे लोग भी मौजूद हैं। वे शायद शांत रहते हैं, वे सुर्खियों में नहीं आते, लेकिन वे चुपचाप अपना काम करते रहते हैं।
वो ईमानदार शिक्षक, वो डॉक्टर जो मरीज को नहीं लूटता, वो क्लर्क जो बिना रिश्वत के काम करता है, ये लोग ही हैं जो सिस्टम को पूरी तरह से ढहने से बचाते हैं। स्रोत का अंतिम निष्कर्ष ये है कि ये दुनिया अच्छे या बुरे लोगों की वजह से नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच के तनाव पर चलती है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब ये एक तरह का संतुलन है। अगर सब अच्छे होते तो ये एक काल्पनिक दुनिया होती जो असंभव है। सही। और अगर सब बुरे होते तो ये दुनिया अब तक नष्ट हो चुकी होती। तो यही अधूरा, निराशाजनक, कभी-कभी अन्यायपूर्ण, लेकिन फिर भी किसी तरह काम करने वाला संतुलन है जो दुनिया को चला रहा है। बिल्कुल। और अंत में स्रोत सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाता है जो शायद सबसे जरूरी है। ये स्वीकार करते हुए कि दुनिया अपूर्ण है, लोग अपूर्ण है और हम खुद भी अपूर्ण है, हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। एक विकल्प? हाँ, हम ये तय कर सकते हैं कि इस ग्रे जोन में रहते हुए हमें रोशनी की तरफ ज्यादा झुकना है या अंधेरे की तरफ। ये चुनाव हर दिन, हर पल का है। ये व्यक्तिगत है और शायद यही एक चीज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है।